नमस्कार। हम लोग महापाषाण कालीन सभ्यता को थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, उसका एक संक्षेप रूप समझ चुके हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं संगम युग को समझने की। संगम युग में भी बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण जान लेना आवश्यक है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब संगम महापाषाण काल के बाद जो समय दक्षिण भारत की संस्कृति में दिखाई देता है उसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं। अब ये संगम युग क्या है? संगम युग, संगम मतलब होता है परिषद या गोष्ठी। संगम युग परिषद या गोष्ठी को कहते हैं। यद्यपि ये जो संगम शब्द है ये संगम साहित्य में कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। संगम साहित्य में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप हमको संगम साहित्य कहिए या इस युग को संगम युग कहिए। हम संगम युग को संगम युग कहते हैं। ये शब्द बहुत बाद में 7वीं शताब्दी के समय में एक शैव संत नैनार संत हुए थे। तिरुनाबुक जो थे, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा कठिन नाम होते हैं जनरली। उस समय संगम साहित्य के टाइम के तमिल जो है वो थी कठिन, तो आप थोड़ा सा इतना बियर कर लीजिएगा। तो उन्होंने सबसे पहले 7वीं शताब्दी में इस संगम शब्द का प्रयोग किया था परिषद एवं गोष्ठी के लिए। वही धीरे धीरे करके जो प्राचीन साहित्य हमारा प्राप्त हुआ, तमिल का प्राचीनतम साहित्य महापाषाण काल के बाद, उसके लिए भी वही शब्द प्रयोग किया जाने लगा संगम। और जब संगम साहित्य के लिए वो शब्द प्रयोग किया जाने लगा तो वो साहित्य जिस समय में लिखा गया है उस समय को हम लोग संगम युग के नाम से जानते हैं। अब कोई भी युग होगा तो उसका समय भी होगा। तो संगम युग के समय को संगम साहित्य के हिसाब से देखेंगे तो बहुत लंबा युग है। 4400 वर्षों तक प्रथम संगम चला, 4400 वर्षों तक फिर द्वितीय संगम चला और फिर उसके बाद तृतीय संगम का प्रारंभ हुआ। तो बहुत लंबा समय संगम के कवियों के द्वारा संगम समय को दिया जाता है। लेकिन आधुनिक युग में जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने हिसाब से समय को, विभिन्न तरीके होते हैं समय को निकालने के, साहित्यिक स्रोतों के द्वारा और ऐतिहासिक जो पुरातत्व चीजें मिलती हैं उनके द्वारा। तो जो अभी नए उसमें संगम के लिए जो टाइम दिया गया है वो 100 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक, यहां तक कि कोई किसी किताब में तो सिर्फ 100 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक ही माना गया है। यद्यपि एक दो इतिहासकारों ने इसको 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक भी माना, 1000 वर्ष का भी माना, लेकिन इसमें पर्याप्त विवाद है। पूरी तरीके से संगम कितने दिन चला है न तो संगम साहित्य वालों ने हमको बताया और न आज के इतिहासकार बताने में सक्षम हो रहे हैं। तो आप फिर भी मोटा मोटी आप अपने दिमाग में क्या रखेंगे? तो आप अपने दिमाग में ये रखेंगे कि महापाषाण काल को हम लोग लगभग 100 ईस्वी तक मानते हैं। तो 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी, 200 साल तो हम संगम को मान सकते हैं मोटा मोटी कि संगम 200 वर्षों तक चला है। फिर भी पर्याप्त विवाद है और ये क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए। अब कितने संगम हुए? तो संगम साहित्य के हिसाब से 3 संगम हुए। पहला जो है उसको प्रथम संगम बोला जाता है, दूसरे को द्वितीय संगम और जो तीसरा है उसको तृतीय संगम का नाम दिया गया। ये 3 संगम बताए संगम साहित्य में। जो पहला संगम है ये मदुरै में हुआ था। मदुरै में हुआ था। ये मदुरै वो मदुरै नहीं जो आज का मदुरै है, ये प्राचीन मदुरै है जो नष्ट हो गया है।
जो अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। ऐसा लोग बोलते हैं कि ये मदुरै पूरी तरह पानी में डूब चुका है। ये वो मदुरै, प्राचीन मदुरै। द्वितीय जो संगम हुआ था वो कपाटपुर में हुआ था, जबकि जो तृतीय संगम है ये आधुनिक मदुरै जो है, आधुनिक मदुरै में हुआ था। और मदुरै किसकी राजधानी रही है? मदुरै हमेशा से पांड्य राजाओं की राजधानी रही। तो इन सबका संरक्षण, तीनों ही संगमों का संरक्षण पांड्य राजाओं के द्वारा किया गया, क्योंकि पांडवों की राजधानी थी। तो पांड्य राजाओं के द्वारा तीनों संगमों का संरक्षण किया गया। पहले वाला जो संगम है, पहले वाले संगम में अब इसमें कितने कितने पांड्य राजाओं ने, पहले उसमें 89 बताते हैं कि 89 पांड्य राजाओं के द्वारा इसका संरक्षण किया गया। दूसरे संगम को बताते हैं 59, फिर बताते हैं 49। इतना ये सब रटने की जरूरत है नहीं, आप ये रखिए तीनों संगम कहां कहां पर हुए थे और तीनों के अध्यक्ष, वो इंपॉर्टेंट है। तीनों के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। पहला जो संगम का वो है, उसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा पहले संगम की जो वो है वो अगस्त ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरे संगम की जो अध्यक्षता की थी वो भी अगस्त ऋषि के द्वारा की गई थी। और तीसरे जो संगम की वो है वो भी अगस्त ऋषि द्वारा की गई थी। जो तीसरा संगम है इसकी अध्यक्षता नक्कीरन नामक विद्वान ने की थी, नक्कीरन का द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से तीनों संगमों के उनको अध्यक्ष किया गया। इसकी नक्कीरन ने की थी और पहले दोनों की अगस्त ऋषि ने की थी। अब अगस्त ऋषि ने की थी, ये एक बहुत ज्यादा वो होता रहता है कि व्यास कितने आए, अंग्रेजों को समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग को भारतीयों को समझना चाहिए कि ये एक ऋषि का नाम होता था। बाद में उस ऋषि की परंपरा पे उसके शिष्य ही उसके नाम को वहन करते रहते थे। तो हो सकता है अगस्त ऋषि हो, उनके शिष्य दूसरे अगस्त, तीसरे अगस्त, इस तरीके से उस परंपरा में हो, या जल्दी जल्दी हुए हो तो दोनों का अध्यक्षता एक ही अगस्त ऋषि ने की हो, ये भी संभव है, लेकिन कुछ निश्चित नहीं है इस विषय में। अब लेकिन तीसरे की जो अध्यक्षता थी वो नक्कीरन ने की। पहले जो दो संगम हैं इन दोनों की ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध है, इसकी और इसकी, इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन इसकी ऐतिहासिकता पूर्णतः से प्रमाणित है। इसके प्रमाण मिलते हैं तीसरे संगम के। ये अगस्त ऋषि वही अगस्त ऋषि हैं जो उत्तर भारत से बताते आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत लेकर के गए थे। अब पता नहीं कैसे संस्कृति यहां से वहां जाती है, क्या होता है संस्कृति के विषय में, लेकिन ये सब बातें बड़ी हास्यास्पद प्रतीत होती है कि संस्कृतियां कहीं यहां से वहां मूव करती हैं, संस्कृतियां समावेशित होती हैं। उत्तर भारत की संस्कृति को कैसे वहां जाकर के वो किया गया, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, उन्होंने कुछ चीजें यहाँ से अच्छी जाकर के वहां बताई, या किस तरीके से वो संस्कृत हुई, वो बात का विषय है, हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी ये फिलहाल देखिए, तो अगस्त ऋषि के इन दोनों का वो किया था और नक्कीरन ने तीसरे संगम में किया था। प्रथम संगम में कुछ रचनाएं हैं, जैसे अकट्टियम, परिपादलम, मदुरै, ये सब सारी की सारी रचनाएं इसकी अनुपलब्ध हैं। रचनाएं सारी की सारी अनुपलब्ध हैं। कोई भी रचना इसकी प्राप्त नहीं होती है प्रथम संगम की। जबकि द्वितीय संगम में एक बहुत सिग्निफिकेंट रचना मिलती है, तोलकापियम। तोलकापियम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तोलकापियम जो है
वो ये रचना मिलती है जो तोलका, ये तोल्कापियम नामक रचना जो कि तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, ये रचना द्वितीय संगम की मिलती है। जबकि तृतीय संगम की बहुत सारी रचनाएं मिलती है, हम लोग अभी उसका जिक्र करेंगे। तो तोल्कापियम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और पूछता भी है कि तोल्कापियम का क्या वो है, इसका विषय क्या है। तो इसका विषय क्या है? व्याकरण। ये तमिल व्याकरण की रचना है, ये तमिल व्याकरण की रचना है और इसको तोल्कापियम ने लिखा है। को तोल्कापियम ऋषि द्वारा लिखा गया था, तोल्कापियम को, व्याकरण ग्रंथ को। तृतीय संगम में जो रचनाएं आती है, परिपादल, कुथु, पतत्थुपात्तु, जिसमें पतत्थुपात्तु जो एक रचना है, क्या है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन इधर, जिसमें क्या है, इसमें 10 कविताओं का संग्रह है ये रचना। ये अपने टाइम की बहुत श्रेष्ठ रचनाएं हैं, बहुत बढ़िया रचनाएं हैं, जिनका जो आज भी मिलती हैं, जिनको अलग अलग ऋषियों ने लिखा था। तो ये संगम साहित्य का एक बहुत बड़ा पत्र जो है वो रचना इसकी प्राप्त होती है। और दूसरा है एक इत्थथोके, ये 8 इत्थथोके, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो सकता है। इत्थथोके ये 8, इसमें 8 कविताएं मिलती हैं, ये भी 8 अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखी गई हैं। ये 2 बहुत सिग्निफिकेंट ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिससे संगम के विषय में बहुत जबरदस्त जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो ये 2 रचनाएं इसकी हैं। तोल्कापियम द्वितीय संगम की रचना है जो एक व्याकरण है और तोल्कापियम के द्वारा लिखी गई है। अब सदस्यों की बात आती है, सदस्य कितने हैं? तो अब इतना ज्यादा डाटा बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। 549 सदस्य इसके थे, 549 सदस्यों ने याद किया, इसमें शामिल हुए 4499 कवि इसमें शामिल हुए। ये कवि लोग क्या करते थे, अपनी रचनाएं लाते थे और संगम के सामने प्रस्तुत करते थे प्रकाशन के लिए। यदि संगम उनको अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने की अनुमति देता था तो इन रचनाओं का प्रकाशन होता था, अन्यथा कोई भी रचना ऐसी जिसको संगम अपनी स्वीकृति नहीं देता था, उनका किसी भी रचना का प्रकाशन नहीं होता था। संगम बेसिकली होता ही इसीलिए था कि कवि अपनी रचनाओं को लाएंगे और उनका प्रकाशन करेंगे। इस पर अब तृतीय संगम, द्वितीय संगम के ये है। तृतीय संगम में 49 सदस्य शामिल हुए, 449 कवि शामिल हुए। इतना बहुत ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है डाटा। जो मेन चीज है जो पूछी जाती है, इसमें से एक और ग्रंथ होता है जो तृतीय इसमें है, वह तिरुवल्लुवर का कुराल। एक कुराल तृतीय संगम में और लिखा गया है, तिरुवल्लुवर ने लिखा है, कुराल नामक ग्रंथ को लिखा है। ये कुराल जो है ये भी अलग अलग उसका कविताओं का संग्रह है, तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया। ये तृतीय संगम की एक जबरदस्त रचना है जिसके बारे में कई बार लेखक का नाम पूछा गया है, कुराल का। इसके अतिरिक्त कुछ रचनाएं ऐसी भी संगम साहित्य की मिलती हैं जो संगम की नहीं है लेकिन संगम साहित्य के ही दौर की हैं, जो संगम की नहीं है लेकिन जिनके लिए ऑफिशियल अनुमति नहीं प्राप्त की गई। ऐसे 5 महाकाव्य मिलते हैं संगम में और जो सर्वाधिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से आता है, क्वेश्चन यहां से बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, नंबर 1 पे है, वो है शिल्पा कारम। अब ये शिल्पाधिकारम क्या है बताते हैं कि इसका लेखक प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में ऐसा मिलता है कि चेर राजा था, चेर राजा
केरल का चेर राजा था सेनगुट्टवन। इसका भाई था इलंगो। इसका भाई इलंगो था। कहीं कहीं इलांगो भी लिखा रहता है किसी किसी किताब में, इलंगो या इलांगो, जो भी आप लिख लें, दोनों में से। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये था, इसने इसकी रचना की थी। लेकिन वास्तव में देखा जाए, बहुत से लेखक स्वीकार करते, बहुत से इतिहासकार के इलंगो ने की थी। चेर राजा सेनगुट्टवन का जो भाई था उसने इसकी रचना, बहुत लोग नहीं भी स्वीकार करते। खैर, हमें यदि इसमें पूछा जाए, यूपीपीसीएस में पूछा गया है एग्जाम में कि शिल्पाधिकारम की रचना की थी और ऑप्शन में यही दिया था इलंगो, तो हमको इलंगो पे लगाना है, इस पे हमें विवाद में नहीं जाना है। और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। अब शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम शिल्प शब्द का मतलब होता है तमिल साहित्य में, संगम साहित्य में पायल। पायल के लिए भी शिल्प बहुत शब्दों के लिए प्रयोग होता है, शिल्प के बहुत अर्थ है। शिल्प पायल के लिए भी प्रयोग किया जाता था। तो जो शिल्प पायल के लिए प्रयोग किया था, मतलब इसमें पायल से रिलेटेड कुछ कहानी है। ये अपने समय का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जो संगम में तो नहीं गया, लेकिन ये महाकाव्य सर्वश्रेष्ठ है। तमिल क्षेत्र की उस समय की संपूर्ण जानकारी, सामाजिक जानकारी, भावनात्मक जानकारी लेखक ने बहुत ही अच्छे से इसमें दी है। ये एक भावनात्मक ग्रंथ है। इसकी कहानी भी आपको झकझोर देने वाली है। बहुत सुंदर इसकी कहानी है। इसको आप कभी पढ़िएगा, संक्षेप में किसी उसमें आपको मिल जाए। तमिल ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1-2 पेज में इसकी कहानी उपलब्ध हो जाएगी। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसमें एक कोवलन रहता है जो कि व्यापारी, एक धनी व्यापारी है, और वो कन्नड़ी नाम की स्त्री से शादी करता है। वो भी व्यापारी की पुत्री थी। दोनों की शादी हो जाती, दोनों सुखपूर्वक रहने लगते। लेकिन कुछ समय के बाद में कोवलन जो है, ये पूछा गया है इसका, ये भी इसका नायक कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। कोवलन और कन्नड़ी की ये है। कन्नड़ी बहुत जगह लिखा था, कन्नड़ी बहुत जगह लिखा रहता है। अलग अलग दिनों पे अलग अलग इसका नाम मिलता है। कन्नगी बहुत जगह लिखा रहता है। अब आप कंफ्यूज, कन्नड़ी बहुत जगह लिख देते हैं, जो नए लोग अड़ाको ना पढ़ते हैं वो लोग, तो इसमें ज्यादा नहीं जाना है। कन्नड़ी या कन्नड़ी के साथ इसकी कोवलन की शादी होती, दोनों सुखपूर्वक रहते हैं। इन कोवलन एक बार राजमहल में जाता है, वहां पर इसकी एक माधवी नामक नर्तकी से इसकी मित्रता हो जाती है, और ये माधवी के प्रेम में इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है कि अपना सारा धन दौलत माधवी के ऊपर उठा देता है, और कन्नगी और अपने पुत्र पुत्रियों को भूल जाता है। धीरे धीरे जब इसका धन दौलत सब समाप्त हो जाता है तो माधवी इसको छोड़ देती है। ये परेशान हो जाता है, अकेला रह जाता है। तब ये लौट करके वापस कन्नगी के पास आता है और कन्नगी से बोलता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। कन्नगी इसको क्षमा कर देती है, लेकिन तब तक कन्नगी स्वयं में इतनी कमजोर और इतनी बीमार हो जाती है, इतनी दुर्लभ हो जाती है और इतनी गरीब हो जाती है कि उसकी ज्यादा कुछ सहायता करने लायक नहीं बचती है। तो कन्नगी उसको बोलती है कि चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ मेरे पास 2 पायलें बची हैं। तो वो उसमें से एक पायल बोलती है कि मैं एक पायल पहनती हूँ, एक पायल उतार के दे देती है कोवलन को, और बोलती है कि आप जाइए, इसको जाकर के मदुरा के बाजार में बेच दीजिए, और उससे जो पैसा है उससे कुछ जीविकोपार्जन चलने लगेगा और हमारा व्यापार शुरू हो जाएगा। लेकिन कोवलन इसकी एक को लेकर के जब जाता है तो उसी समय में किसी तरीके से रानी की भी एक पायल गायब हो जाती है, और एक ही पायल रानी की गायब होती। तो जो राजा के सिपाही थे वो ढूंढते कि कोई एक पायल बेचने के लिए आया है क्या मार्केट में, तो ये पहुंचा रहता है और राजा के सिपाही इसको कोवलन को पकड़ लेते हैं और वहां मृत्युदंड दे देते हैं, बिना अभियोग चलाए, बिना ये जाने की ये सही है कि गलत है। और इस प्रकार से कोवलन का दुखद अंत हो जाता है। कन्नगी इस चीज को लेकर के, कन्नगी दूसरी पायल को लेकर के राजा के पास जाती है, दिखाती है कि देखिए महाराज, ये हमारी पायल है और हमने तो अपने हस्बैंड को एक पायल दी थी और हमने उसके लिए दी थी। तो राजा को इतनी आत्मग्लानि हो जाती है कि हमारे सैनिकों से गलती हो गई और मैंने आत्म जो निर्णय था वो सही नहीं रहा, हमारा न्याय नहीं सही है। तो इसलिए राजा आत्मग्लानि के कारण हार्ट अटैक से मर जाता है वहीं पर।
और जो कन्नड़ी होती है ये अपने सतीत्व के द्वारा उसको मदुरै को भस्म कर देती है, और मदुरै वही जो नष्ट होकर के समुद्र में डूब चुका है उस मदुरै की ये कहानी बताई जाती है कि उसको जाकर के इसने अपने क्रोध से डुबो दिया, और इसके बाद ये यहाँ पर छोड़ करके यही राजा सेनगुट्टवन, चेर राजा, इसके राज्य में पहुंचती है और वहां पर ये इलांगो से मिलती है और इलांगो इसकी रचना को लिखता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये जो है कन्नगी की कहानी, कोवलन की कहानी, इसके बाद कन्नगी अपने मृत्यु के बाद भी फिर जाकर के दोनों स्वर्ग में कोवलन और कन्नगी मिलती है और दोनों का सुखद स्वर्ग में वास होता है। कहानी स्वर्ग तक गई है इसकी। तो ये है शिल्पाधिकारम। इसके ऊपर प्रश्न आता है, आप इससे सब कुछ इसका जो है वो देख लीजिए एक बार अच्छे से। इसका नायिका पूछता है, नायक पूछता है, किसने लिखी है पूछता है, किस राजा के समय में लिखी गई पूछा जाता है। शिल्पाधिकारम ये मेन रूप से तमिल का सबसे पहला महाकाव्य है, आधार महाकाव्य है, और ये उस समय के जीवन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से परिलक्षित करने वाला ग्रंथ है। और इसके जो साहित्यिक पक्ष देखे जाएंगे वो भी बहुत ही अपने आप में अमूल्य है, बहुत ही बढ़िया है, बेजोड़ साहित्य पर। दूसरा एक इसका आता है मणिमेखले। दूसरा ग्रंथ जो आता है मणिमेखले। अब ये मणिमेखले क्या है? मणिमेखले नामक एक लड़की हुई है, ये मणिमेखले लड़की, ये लड़की कोवलन और माधवी इन दोनों की पुत्री है। कोवलन और माधवी से उत्पन्न हुई पुत्री मणिमेखले है। ये माधवी को जब ये पता चलता है कि कोवलन की इस प्रकार दुखद मृत्यु हो चुकी है, वहां पर मार दिया गया है, तो माधवी बौद्ध धर्म अपना लेती। इस ग्रंथ को मणिमेखले को लिखने वाले जो हैं वो भी एक बौद्ध है जिनका नाम है शीतले सत्यनाथ। शीतले सत्यनाथ, इन्होंने ये बौद्ध हैं, बौद्ध व्यापारी, इन्होंने इसको ग्रंथ को लिखा है मणिमेखले को। शीतले सत्यनाथ ने, बौद्ध व्यापारी हैं, इन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाया है, यहीं से उठाया है कि ये जो मणिमेखले है ये कोवलन और माधवी की बेटी है। माधवी बौद्ध धर्म को अपना लेती है। फिर इसके बाद में जो मणिमेखले है उसकी शादी उदय कुमारन से होती है, राजा से, राजकुमार से, और किस प्रकार से मणिमेखले फिर बाद में बौद्ध धर्म माधवी के साथ अपनाती है। लेकिन ये मणिमेखले जो है ये रचना उतनी श्रेष्ठ नहीं जितनी की शिल्पाधिकारम है, क्योंकि ये धार्मिक रचना है। ये बौद्ध धर्म को श्रेष्ठता के सिद्ध करने के लिए लिखी गई है। इसमें कई जगह पर हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात किए गए, कई जगह पर हिंदू धर्म को गलत दिखाया गया। ये विवाद की रचना है कि इसमें तर्क वितर्क की रचना है कि किस तरह से बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से श्रेष्ठ है, ये दिखाने के लिए बौद्ध भिक्षु ने लिखी है। तो आपको इसका उद्देश्य समझना चाहिए कि मणिमेखले और शिल्पाधिकारम का क्या उद्देश्य है। इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ये पूर्णतया एक भावनात्मक रचना है। बाद में बात की अलग है कि कन्नगी के बाद में इसको सतीत्व की देवी के रूप में वहां पर स्वीकार किया गया, इसकी पूजा होने लगी, इसके मंदिर बने, बाद में वो सब चलता रहा। लेकिन ये मणिमेखले इसी तरीके की शीतले सत्यनाथ ने लिखी। तो ये अपने आप में एक तरीके से बौद्ध धार्मिक ग्रंथ बन गया। ये बौद्ध धार्मिक ग्रंथ बन गया मणिमेखले। इसके अतिरिक्त जो लिखी गई है, एक जैन ऋषि हुए हैं तिरुत्तक देवर, उन्होंने जीवक चिंतामणि लिखी है। जीवक चिंतामणि एक रचना वलयपति लिखी गई है, जिसके बारे में बहुत कम क्या कोई जानकारी है ही नहीं। लगभग बस ये पता है कि ये महाकाव्य था ये भी। और कुंडलकेश लिखी गई है एक रचना। ये 5 महाकाव्य तमिल में लिखे गए हैं, तमिल में लिखे गए हैं, जो हैं तो संगम साहित्य के समय के ही, लेकिन इनको संगम के द्वारा मान्यता नहीं मिली थी, संगम में गए नहीं थे। तो इसलिए संगम की रचनाएं ना होकर के संगम समय की रचनाएं हैं, जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से संगम साहित्य के समय को या संगम युग की जानकारी को, ऐतिहासिक जानकारियों को उपलब्ध कराती हैं। जिसमें से नीचे की जो है ये ज्यादा इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी शिल्पाधिकारम और मणिमेखले का महत्व है। तो इसके द्वारा हमने कुछ संगम में इतना ही जनरली पूछा जाता है, और संगम में जो थोड़ा बहुत पूछा जाता होगा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे भी, तो हम एक दिन संगम के सारे क्वेश्चन आप लोग को करा देंगे। तो आप लोग का संगम का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।